हेलो सिक्स स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस के चैप्टर 7 को लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 7 का टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किस तरीके से हम अपने प्लांट और एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनके लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है यहाँ पर, अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ, इट प्रोवाइड क्लासेस। अच्छा, it provides classes. We have learned that 1000 types of microbes, plant and animal exist in several type of habitat. हम सबको पता है अर्थ प्लानट में जितनी भी सोलर सिस्टम्स में जितनी भी प्लानट है उसके अंदर अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसके अंदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म सब एक साथ मिलके रहते हैं। बिकॉज अर्थ वो प्लानट होते हैं जो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वाटर भी मिलते हैं। तो आउट ऑफ इन रिन्यूएबल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ इन रिन्यूएबल ऑर्गेनिजम्स वी कुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट 2 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखा जाता है पूरे धरती में कम से कम 2 मिलियन, समझ सकते हो कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स एक साथ ऑर्गेनिज्म मिलके रहते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। मतलब जब किसी एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते हैं तब उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। पर्टिकुलर एरिया में जब अलग अलग बहुत से किस्म के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी डाइवर्स लाइफ फ्रॉम अबव द कॉमन एनवायरनमेंट एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी एनवायरनमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज इन एसेंशियल, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब अलग अलग लाइफ फॉर्म जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी कॉमन एनवायरनमेंट को शेयर करके एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा, इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हर प्रजाति के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह पाए। देखिए, वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड नॉन लिविंग and the non-living components of the environment. This interaction is mainly for food, space and shelter, and one of the organism is food of other organism. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग धरती में एक साथ रहते हैं ना, वो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरेक्ट किस वजह से होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, फूड आता है, स्पेस आते हैं एंड शेल्टर। इन तीनों मेन क्राइटेरिया के लिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इसके बावजूद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर जिंदा भी रहते हैं। जैसे इसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को साइंस के फूड चेन प्रोसेस में बताया था किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक चेन होके जिंदा रहते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये जो जंगल है ना, ये फॉरेस्ट की क्या महत्वपूर्णता है हमारे लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, देखो। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लासेस में कई बार डिस्कस किया गया है जब फॉरेस्ट सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसोर्स दो तरह के थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट एक सिस्टम को कंप्राइजिंग करते हैं जिस सिस्टम्स के अंदर अलग अलग किस्म के माइक्रो प्लांट और एनिमल्स एक साथ रहते हैं और वो एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड वेल-बीइंग ऑफ द मैनकाइंड। यहाँ पे देखिए, अच्छा, और फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट का दूसरा मेन काम है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
क्या करते हैं, प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि जो बारिश होता है, रेनफॉल होते हैं, उसकी लेवल को भी फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं। अच्छा, मेंटेन करते हैं वाटर साइकिल को भी। और क्या करते हैं, फॉरेस्ट से हमें एक अलग अलग किस्म के वुड, मेडिसिन, टिम्बर, लैटेक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते रहते हैं। डिफॉरेस्टेशंस क्या होता है, ये आज के डेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मतलब समस्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट, पेड़ों को काट देना, चाहे उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न क्यों ना हो। तो अबाउट 10,000 years ago man came to the cultivation of other plant and this knowledge affected his life a lot. His nomadic nature came to an end and he started to lead a settled life. He started to clear the surrounding forest for the construction of houses and getting land for agriculture. This was the beginning of the deforestation. ये कहा जाता है जब आज से कम 10,000 साल पहले लोगों को कल्टीवेशन करना समझ में आया, खेती बाड़ी करना, वो पेड़ पौधे लगाने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। फिर उनकी जो एक नोमैडिक लाइफ था, इधर उधर घूमने का, वो सेटल होने लगे, गांव बनने लगे, गांव से शहर बनने लगे, और उसी से जो है डिफॉरेस्टेशन का शुरुआत होता है। लोग पेड़ पौधे को काट के उस जगह को प्लेन ज़मीन कर रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, चाहे रहने के लिए। तो सो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, इस तरीके से जंगलों को काट के साफ करना, लैंडों को अलग पर्पज से इस्तेमाल करना, इसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, एवरी कंट्री शुड हैव मेंटेन 30% ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, the destruction of forest is going to increase day by day. Today in India, the land under forest is about 20.6% of the total land. Environmentalist क्या कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में कम से कम 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के लिए प्रोहिबिटेड यानी कि प्रोटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में एक वातावरण में एक तुम्हारा क्या कहेंगे वो बैलेंस बन के रहता है। लेकिन इंडिया में देखा जाता है इसकी क्वांटिटी कम होते होते आप 20.6% में पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? अच्छा, प्रोक्यूरिंग द फॉरेस्ट एंड फॉर कल्टीवेशन, लोग जंगलों को साफ करके खेती बाड़ी शुरू कर चुके हैं। बहुत से फॉरेस्ट की जो लैंड होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, फिलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फर्नीचर, जंगलों के पेड़ पौधों को काट के शहरों में लेके आते हैं, उससे फर्नीचर बनते हैं। हमारी डोमेस्टिकल जो यूजेस होते हैं उसको पूर्ति किया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशंस के लिए देखा जाता है अगर सबसे बड़ा रीजनेबल पॉइंट कौन है, ह्यूमन। बट सम नेचुरल कैलामिटीज़, कुछ प्राकृतिक आपदा के वजह से भी कई बार जंगल साफ हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट फायर। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे होंगे आपने, कैलिफोर्निया के जंगल में कितने भयानक आग लग चुके थे। तो इस तरह के फॉरेस्ट फायर से वजह से पूरे जंगल ख़त्म हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरह के डिफॉरेस्टेशन के वजह से असली जीवन में क्या असर पड़ता है, हम लोग किस तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब। हमें पता है फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रहते हैं। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन के वजह से उनकी जो रहने की जगह है ना, वो हैबिटेट, वो छेड़छाड़ हो रहा है, तो उनका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी पॉइंट ये है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जितना पेड़ पौधे रहता है उतना टेम्परेचर में एक संतुलन रहता है। पेड़ पौधे कटने का मतलब क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, जो सांस लेने के लिए भी दिक्कत होता है, और जो जिसके वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टेड वाटर साइकिल। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, धरती का अगर तापमान इस तरीके से कंटिन्यू डे बाय डे इंक्रीज होता है तो वाटर साइकिल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जिसकी वजह से बारिश की क्वांटिटी कम होते हुए जा रहे हैं, और जिसके वजह से क्या पूरी तरह से सूखा पड़ने की चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे डिक्रीजेस इन ग्राउंड वाटर। अच्छा, वेजिटेशंस एंड रूट ऑफ द ट्री, पेड़ के जो जड़ होते हैं ना वो मिट्टी के बहुत नीचे तक फैल जाते हैं, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है वो रूट के माध्यम से उस मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, तेज़ बारिश तो हो रहा है लेकिन वो बारिश जो है पूरा वॉश आउट होकर निकलते हुए जा रहा है, क्योंकि प्लांटों की संख्या घट चुका है, और प्लांट का जड़ का काम क्या होता है, इस बारिश के पानी को अपने चारों तरफ रोक के रखना। तो जब प्लांट ही नहीं है तो बारिश का पानी बहता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लड भी हो रहा है, और बाकी टाइम में प्लांटों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जितनी पर्याप्त परिमाण में
मात्रा में जो पानी मिलना चाहिए था एडिक्वेट क्वांटिटी में वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, चेंज इन सॉइल की टेक्सचर, मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी होती है ना, सॉइल के काफ़ी सारे लेयर होते हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में मतलब आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, इनर सॉइल। तो उसी में से जो टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाला मिट्टी का जो लेयर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, यानी कि ह्यूमस होने के कारण इस मिट्टी का टेक्सचर खेतीबाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल क्या हो गया, वो लूज़ हो गया। तो तेज़ हवा बहने के कारण हो, चाहे तेज़ बारिश होने के कारण, वो बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह में वॉश आउट होकर निकल जाते हैं। अच्छा, वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो जंगलों से हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहे थे ना, वो जंगलों की डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी अब हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्पीसीज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरेंस। बायोडाइवर्सिटी की वजह से सबसे ज़्यादा कुछ जानवर जो एंडेंजर्ड, मतलब जिनकी संख्या हमारे जंगलों में ऑलरेडी घट चुका है, वो बिल्कुल ही बुरी तरह से डिसअपियर होने लगा है। अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज के अंदर क्या होता है देखो, द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब वो विशेष प्रजाति के प्लांट और एनिमल होते हैं विच आर फाउंड इन, जो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले देखने के लिए मिलते थे, उसे कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। ए प्लांट और एनिमल मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री, मतलब पर्टिकुलर उसी एरिया में वो मिलते थे, अब जो धीरे धीरे एंडेमिक होने लगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट वाइल्ड मैंगो एंड साल आर एंडेमिक टू द पंचमढ़ी बायोस्फीयर में इनको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे, लेकिन उसमें से भी ये एनिमल्स और ये जो प्लांट का प्रजाति है ना, वो बिल्कुल ही गायब होते हुए जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और डिक्रीजिंग ऑफ द फॉरेस्ट लेवल। अच्छा, इंट्रोडक्शन यहाँ पे नेक्स्ट हम डिफॉरेस्टेशन और डिक्रीजिंग ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, किस तरह से कटिंग के वजह से वो पर्टिकुलर जोन में से भी इन एनिमल्सों को जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वो स्पीसीज होते हैं एनवायरनमेंट में जिनका नंबर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल भी डिक्रीज इन स्मॉलर नंबर में पहुंच चुके हैं, इसे कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए इसमें, इफ सच स्पीसीज आर नॉट प्रोटेक्टेड दे विल बिकेम एक्सटिंक्ट, दे विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे डोडो डायनासोर तो ये दोनों बिल्कुल बुरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, इनका कोई भी नामो निशान किसी भी जंगल में, किसी भी एरिया में नहीं है। द माउंटेन क्वेल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय में मिलने वाला माउंटेन क्वेल, या तो पिंक हॉट डॉग सिक्किम में मिलने वाला सिक्किम स्टैग और सम स्पीसीज ऐसे हैं विच बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली, जो मतलब रिसेंटली उनकी अस्तित्व खत्म हो चुका है। उसके अलावा देखिए बाइसन, अच्छा प्रॉन्ग हॉर्न, एंटेलोप, बेवियर टाइगर, एसिटिक लॉयन, ये सब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहा है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ इस फॉरेस्ट लाइफ को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हैविंग अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन के वजह से जो नुकसान हो रहा है, उससे हमें धरती को यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एफर्ट्स आर बीइंग डन पर्सनल लेवल पे भी और गवर्नमेंट एजेंसी के लेवल से भी। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया देखो, गवर्नमेंट यूज टू ले डाउन रूल्स फॉर टाइम टू टाइम ने कई सारे रूल्स निकाले, मेथड एंड पॉलिसीज बनाए टू मेड टू कंजर्व, इनको रक्षा करने के लिए। एट ग्लोबल लेवल एफर्ट्स आर बीइंग डन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि IUCN बनाया गया है। ये पूरे वर्ल्ड बेस इन एनिमल्सों को और स्पीसीज को बचाने वाला ऑर्गेनाइजेशंस है, और इनको देखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी कि WCU। अब भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने भी क्या क्या किया देखो, 1972 में उन्होंने वाइल्ड प्रोटेक्टर एक्ट लागू किया था, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ था 1980 में, फिर उसके बाद 1990 में द नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्टार्टिंग हुआ एक्शन प्लान, उसके बाद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि NBA, अंडर विच ईच स्टेट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ए बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, मतलब हर स्टेट में बायोडाइवर्सिटी की बनाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझाया है और बनाया भी है। अच्छा, मेन स्टेप्स क्या क्या होता है देखिए, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, सबसे पहले हैबिट मतलब जिस जगह में वो प्लांट और एनिमल जिंदा रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हंटिंग रेगुलेशन, यानी कि उन जानवरों को, शिकारों के ऊपर भी रोक लगाया गया है।
गवर्नमेंट हैज़ इशूड रेगुलेशन प्रिवेंटिंग हंटिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा, इलीगल हंटिंग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, हंटिंग के ऊपर बहुत सारे रोक टोक लगा दिया गया है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ टाइगर, इंडिया में 1411 जो है 2009 में काउंट करके देखा गया था, इतने टाइगर्स हैं। हंटिंग टाइगर अब कम्प्लीटली बैंड हो चुका है। बायोस्फीयर रिजर्वर बनाया गया है, बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया है, जहाँ पे इस तरह के वाइल्ड लाइफ को गवर्नमेंट कंजर्व कर पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए और बाहर से कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और ना तो उसके अंदर कोई एनिमल्स का शिकार हो पाए। फिर उसके बाद देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स, ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, बहुत बड़े बड़े एरिया को कंजर्व किया गया है इन प्लांटों को, एनिमल्स को और माइक्रोब्स को जिंदा रखने के लिए। बहुत सारे फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया, लोग यहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो वो किसी एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना तो उनका शिकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बेटा ये चैप्टर्स मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स के और भी इम्पॉर्टेंट पार्टों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। मैं आशा करूँगी जो चैप्टर्स मैंने अभी तक इस उसमें आप लेक्चर में मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।